दिनेश जैसे ही अपनी शादी में फेरों की रस्म पर पहुंचा तो उसके पिता राम सिंह जी ने उसे वहीं रोक दिया और लड़की के पिता महेश जी से बोले, भाई साहब, हमारी दहेज की बात हुई थी। अब ये फेरे तभी होंगे जब आप हमारी सारी मांग पूरी करेंगे। तभी लड़की के पिता महेश जी घबरा गए और राम सिंह जी के सामने हाथ जोड़ते हुए बोले, हाँ समधी जी, हमारी दहेज की बात हुई थी, लेकिन मैं आपकी मांग पूरी करने में असमर्थ हूँ। इसीलिए प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, वरना हमारी बहुत बदनामी होगी। मुझसे जितना हो सका मैंने किया, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे नहीं कर पाओगे तो रखो अपनी बेटी को अपने घर में, राम सिंह जी ने कहा। तो उनका बेटा दिनेश झुंझलाते हुए बोला, पिताजी, आपने सविता के पापा से दहेज की मांग की और मुझे खबर तक नहीं। तू चुप कर दिनेश, बड़े बात कर रहे होते हैं तो छोटे बीच में नहीं बोलते, राम सिंह जी ने आंखें निकालते हुए कहा। तो दिनेश बोला, क्यों नहीं बोलूं पापा, मेरी जिंदगी का सवाल है, कहकर दिनेश सविता के पापा से माफी मांगते हुए बोला, सॉरी अंकल जी, मेरे पिताजी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तभी राम सिंह जी कुछ बोलने को हुए तो दिनेश ने उन्हें चुप करा दिया और बोला, नहीं पापा, मेरी बारात वापस नहीं जाएगी, मैं शादी सविता से ही करूँगा। तो राम सिंह जी अपने ही बेटे के मुंह से अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और गुस्से में वहां से आ गए। दिनेश ने अपने पिता को दहेज लेने से तो रोक लिया था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि सविता के पिता से दहेज ना लेना उसके जीवन का नासूर बनकर उसकी जिंदगी को ही बर्बाद कर देगा। दिनेश जिद करके सविता को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर तो ले आया, लेकिन दिनेश के पिता राम सिंह जी ने उन्हें अपने घर में घुसने से इनकार कर दिया। दिनेश की मां सुमित्रा जी ने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर बच्चा अपने पिता के कपड़े गंदे कर देता है तो उसे फेंक नहीं दिया जाता, बल्कि उसे धोकर साफ कर लिया जाता है। इसीलिए आप भी गुस्सा थूक दीजिए और बच्चों को माफ कर दीजिए। लेकिन कहते हैं ना कि हर इंसान अपने अधिकार और अपनी सोच के अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र होता है। बस इसी सोच के साथ उन्होंने अपने बेटे बहू को माफ करना तो दूर, उन्हें अपने घर में घुसने भी नहीं दिया और अपना फरमान सुना दिया कि वे लोग यहाँ से चले जाएं। उनका बेटा भी आज्ञाकारी था, वो अपने पिता का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसीलिए उनकी आज्ञा का आशीर्वाद समझकर अपने घर से बिना कुछ लिए अपनी पत्नी सविता को लेकर बहुत दूर निकल गया और ऐसा गया कि दोबारा वापस ही नहीं आया। उसकी माँ सुमित्रा जी अपने बेटे बहू के लिए तड़पती रह गई। उन्होंने कई बार संदेश भिजवाया कि वे दोनों एक बार अपनी माँ से मिल लें, लेकिन दिनेश अपने पिता के बुलावे का इंतजार करता रहा और उधर सुमित्रा जी अपने बेटे बहू के वियोग में दिन ब दिन कमजोर होती गई। और एक दिन ऐसा आया कि वो हमेशा मानसिक तनाव में रहने के कारण एक दिन भगवान को प्यारी हो गई। डॉक्टर ने जब बताया कि सुमित्रा जी को मानसिक तनाव था तो राम सिंह जी ने उसका जिम्मेदार अपने आप को न मानते हुए दिनेश और सविता को ही माना और उनसे पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगा। दिनेश को जब अपनी माँ के बारे में पता चला तो वो अपनी पत्नी के साथ अपने पिता के घर गया, लेकिन राम सिंह जी ने उन्हें घर में ही नहीं घुसने दिया। तो दिनेश को उस बात का इतना ज्यादा झटका लगा कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसकी गाड़ी कहाँ, कितनी स्पीड में और किधर जा रही है। जब सविता उसे कुछ बोलने को हुई उससे पहले ही उनका एक्सीडेंट हो गया। आनन फानन में वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। वहीं सविता को ज्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन वो घबराहट के कारण बेहोश हो गई थी। इलाज के दौरान डॉक्टर ने बताया कि सविता मां बनने वाली है। उस समय सविता के पास अपना कहने वाला कोई नहीं था। जब उसे होश आया तो नर्स ने उसे बताया कि वो मां बनने वाली है। ये समाचार सुनकर सविता बहुत खुश हुई और वह अपने बिस्तर से उतरकर दिनेश को ढूंढने लगी, लेकिन नर्स ने उन्हें पकड़कर फिर से बिस्तर पर बिठा दिया और कहा, देखिए मैडम, आप अभी थोड़ा आराम कीजिए, क्योंकि अभी अभी आप बेहोशी की हालत में थी और मैं जो बात बताने जा रही हूँ उस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा और आपको हिम्मत रखनी होगी। सबसे पहले तो आप अपने घर वालों को बुला लीजिए, क्योंकि इस खुशखबरी को आप अपने घर वालों को भी तो सुनाएंगी ना। सविता बहुत चक्की सी उस नर्स को देखती रह गई कि आखिर वो नर्स घर वालों को बुलाने के लिए क्यों कह रही है।
और दिनेश कहाँ है? वो अभी तक मेरे पास आया क्यों नहीं? उसने ये सारे प्रश्न उस नर्स से पूछ डाले। नर्स बहुत समझदार थी। वो जानती थी कि अगर सविता को उसके पति के देहांत के बारे में यूं ही सहज बता देगी तो शायद वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाएगी, जिसका बुरा असर उसके आने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है। इसीलिए उस नर्स ने सविता से सिर्फ उसके परिवार वालों को बुलाने के लिए कहा, ताकि कोई तो हो उसे सांत्वना देने के लिए। सविता बार बार उस नर्स से अपने पति के बारे में पूछती रही, लेकिन उस नर्स ने उसे कुछ नहीं बताया। तभी सविता जोर से चिल्लाई कि आप लोग मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? मेरा पति कहाँ है? कहकर वो अस्पताल में इधर उधर भागने लगी। उसी समय स्टाफ के 4 अन्य कर्मचारी आई और उसे समझाया कि उसका पति उसके लिए दवाई लेने गया है, अभी आता ही होगा। वैसे गर्भवती महिला को ज़्यादा दवाइयाँ देना उचित तो नहीं होता, लेकिन डॉक्टर को मजबूरन उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाना पड़ा। सविता का ऐसे बेकाबू हो जाना डॉक्टर के लिए भी बड़ी सोचने वाली बात थी। उन्होंने अपने स्टाफ के सभी सदस्यों से कहा, इसका अपने पति के लिए इस कदर बेकाबू हो जाना यही दर्शाता है कि इन दोनों पति पत्नी में कितना प्यार होगा। लेकिन उस परमात्मा की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। हम डॉक्टर भी भगवान नहीं होते हैं, हम भी सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। आगे तो परमात्मा के हाथों में ही होता है। लेकिन हाँ, हम इंसानियत के नाते इतना ज़रूर कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल हम उसे यही कह दें कि उसके पति को भी कुछ चोटें आई हैं, लेकिन उसे दूसरे अस्पताल में भर्ती किया गया है, ताकि एकदम से उसे झटका ना लगे। धीरे धीरे पता लगने से शायद वो उस सदमे को बर्दाश्त कर सके, लेकिन अगर एकदम से पता लगा तो माँ और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। लगभग शाम होने को आई थी। सविता को होश आते ही वो फिर से चिल्लाने लगी कि मेरे पति कहाँ हैं, मुझे उनसे बात करनी है। तभी वहाँ नर्स दौड़ते हुए उसके पास आई और बोली, क्या हुआ मैडम, आप इतनी उतावली क्यों हुए जा रही हो? आप शांत हो जाइए और मुझे आराम से बताइए कि आपको क्या चाहिए। सविता उस नर्स पर पूरा भरोसा करने लगी थी, इसीलिए वो उसे देखकर शांत हो गई और बोली, मुझे मेरे पति से मिलना है, बहुत देर हो गई, अभी तक वो मेरे पास क्यों नहीं आई? क्योंकि मेरा उनके सिवाय कोई नहीं है। तभी नर्स ने कहा कि आप सच्चाई जानना चाहती हैं ना, तो चलिए मेरे साथ, लेकिन वादा कीजिए कि आप हिम्मत से काम लेंगे। सविता ने हाँ में सिर हिलाया और नर्स के पीछे पीछे चल दी। नर्स ने उसे वहाँ पहुँचा दिया जहाँ उसके पति को लेटा रखा था। दिनेश को देखते ही सविता फूट फूट कर रोने लगी। नहीं दिनेश, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं कहाँ जाऊंगी दिनेश, मेरा तो बस एक तू ही सहारा था। तभी उस नर्स ने उसे संभाला और बोली, मैम आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, आप दिनेश के बच्चे की माँ बनने वाली हैं। होने को तो कौन टाल सकता है, पर आपके पति अपने निशाने आपके पास छोड़कर गए हैं। अगर आप ऐसे ही रोती रहेंगी तो आपके बच्चे को खतरा हो सकता है। तभी सविता झट से उठी और बोली, नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तभी वहाँ सविता के कॉलेज का दोस्त रोहित अपने दादाजी को दिखाने वहाँ आया था। उसने जैसे ही सविता को देखा तो वो दौड़कर उसके पास आया और बोला, सविता तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो, और क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तभी सविता रोहित के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, रोहित, मेरा पति दिनेश इस दुनिया में नहीं रहा। ये तुम क्या बोल रही हो सविता, संभालो अपने आप को। कहते हुए रोहित ने उसे वहाँ बिठाया और फिर डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने उसे सारी सच्चाई बताई और कहा कि सविता दिनेश के बच्चे की माँ बनने वाली है और उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। और सविता का कहना है कि उसके पति का सविता के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। तो अब उसके पति की डेड बॉडी का क्या करें, समझ में नहीं आता। तो रोहित बोला, सर मैं सविता को संभाल लूँगा, आप दिनेश की बॉडी को अस्पताल में ही डोनेट कर दीजिए ताकि मेडिकल के क्षेत्र में उनका शरीर कुछ तो काम आ सके। कहकर रोहित सविता को डिस्चार्ज करवाकर सविता के घर ले गया। तभी सविता के पिता महेश जी सविता को इस हालत में देखकर कुछ समझ नहीं पाए। तो रोहित ने उन्हें सारी सच्चाई बताते हुए कहा कि अंकल जी, सविता का ध्यान रखिएगा, ये दिनेश के बच्चे की माँ बनने वाली है। कहकर रोहित अपने दादाजी को लेने चला गया। दरअसल रोहित के भी माँ बाप नहीं थे,
वो रोहित के बचपन में ही एक एक्सीडेंट हादसे में इस दुनिया से चले गई थी। तो रोहित को उसके दादा दादी ने ही पाला था। लेकिन कुछ समय पहले रोहित की दादी भी कैंसर की बीमारी से चल बसी। तब रोहित ही अपने दादा की देखभाल करता था। दिन ऐसे ही बीतते गए। सविता दिन रात रोती रहती। सविता को ऐसे दुखी देख उसके पिता महेश जी को उसकी चिंता सताने लगी कि अगर इसके कोख में दिनेश का बच्चा नहीं होता तो क्या पता कहीं दूसरी जगह शादी हो जाती। लेकिन अब एक बच्चे की माँ से भला कौन शादी करेगा, वो ये सब सोच ही रहे थे कि तभी उनके दिमाग में रोहित का ख्याल आया कि रोहित सविता के बचपन का दोस्त है, तो क्या पता उसे सविता का दुख समझ में आई और वो इससे शादी कर ले। ये सोचकर उन्होंने रोहित को अपने घर बुलाया और उसे इन सारी बातों से अवगत कराते हुए कहा कि बेटा, एक आप ही हो जो मेरी बेटी के दुख को समझ सकते हो। तुम समझ रहे हो ना बेटा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो रोहित ने कहा, हाँ अंकल जी, मैं समझ रहा हूँ और मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ, पर क्या सविता इस बात के लिए राजी होगी। तभी सविता बाहर आई और बोली, नहीं रोहित, मैं कभी भी दिनेश की जगह तुमको तो क्या किसी को भी नहीं दे पाऊंगी। तो रोहित बोला, सविता, ना ही मैं दिनेश की जगह लेना चाहता हूँ और ना ही तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार जताना चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने दोस्त की मदद करना चाहता हूँ। तभी सविता के पापा ने उसे समझाया कि बेटा, जो हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन जो आपके पास है उसके लिए तो बेहतर किया जा सकता है। इसलिए अपने बच्चे को जन्म देकर उसे पालने के बारे में सोचो। लेकिन पापा, ये जालिम दुनिया तो मुझे इसके पापा के बारे में पूछ पूछ कर जीने नहीं देगी। मैं कितने लोगों को और क्या क्या जवाब दूंगी। मैं तो दुनिया के ताने सुन सुन कर ही मर जाऊंगी। सविता ने रोते हुए कहा। तो महेश जी ने उसे समझाते हुए कहा कि हाँ बेटी, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इस बच्चे को भी पिता का नाम मिल जाएगा और तेरी जिंदगी में भी क्या पता फिर से खुशियाँ आ जाएं। क्योंकि बेटी, सिर्फ एक बच्चे के सहारे जिंदगी काटना इतना आसान नहीं होता है। एक बार ठंडे दिमाग से सोच लो। तभी सविता रोते हुए बोली कि पापा, सोचने समझने की शक्ति तो खत्म ही हो गई है। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही कर लूँगी। लेकिन रोहित के भी तो कुछ अरमान होंगे। वो मेरे कारण अपना भविष्य क्यों बर्बाद करेगा। तभी रोहित बोला, सविता, मैं आपके बचपन का दोस्त हूँ, तो फिर क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकता। तभी सविता सोचने लगी कि रोहित पराया होकर भी अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान करना चाहता है। और एक मेरे ससुर जी हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके बेटे बहू जिंदा भी हैं या मर गए। खैर, रोहित ने सविता के लिए एक सुंदर सा दुल्हन का जोड़ा खरीदा और मंदिर में दोनों की शादी हो गई। रोहित और सविता की जिंदगी सामान्य से चलने लगी। 9 महीने बाद सविता ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। बेटे को देखते ही सविता को लगा जैसे दिनेश ही वापस आ गया हो। वो बहुत खुश हो गई और उसने अपने बेटे का नाम देवांश रख दिया। रोहित और सविता ने देवांश को बहुत ही नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया। रोहित ने सविता की इच्छा के विरुद्ध कभी कोई कार्य नहीं किया। अब समय के साथ साथ देवांश बड़ा होने लगा और सविता अपने बच्चे में ही खोती चली गई। वो जब जब बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी होती तो अपने मन की बात किसी को बताने के लिए तड़फ उठती, लेकिन वो बताए भी तो किसे, ये समझ में नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने सारे अच्छे बुरे पल एक डायरी में लिखना शुरू कर दिया और जब उस डायरी को पढ़ती तो कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती तो कभी बहुत रो लेती। देवांश की पढ़ाई पूरी होते ही उसने दूसरे शहर में जाकर पढ़ाई करने का विचार अपने माँ पिताजी को बताया तो उसके पिता ने तो तुरंत ही हाँ कह दिया, क्योंकि देवांश पढ़ाई में बहुत होशियार था। लेकिन सविता को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि रोहित को उनके कारण और भी ज़्यादा परेशान होना पड़े। लेकिन देवांश की जिद के आगे सविता को झुकना ही पड़ा और देवांश को दूसरे शहर पढ़ाई करने के लिए भेज दिया। देवांश की पढ़ाई पूरी होते ही उसका एक नामी कंपनी में प्लेसमेंट हुआ और तनख्वाह भी लाखों में थी। इस बात की सूचना उसने सबसे पहले अपने पिता रोहित को दी और कहा कि पापा, हम दोनों मिलकर माँ को ये सरप्राइज देंगे, इसीलिए अभी आप माँ को कुछ भी मत बताइएगा। मैं घर ही आ रहा हूँ, आने के बाद ही सरप्राइज देंगे। रोहित भी देवांश की बात सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने रोहित के कहने पर सारा सामान लाकर रख दिया।
लेकिन जब देवांश घर आया तो रोहित घर पर नहीं था। उसने बहुत देर तक रोहित का इंतजार किया, लेकिन जब रोहित नहीं आया तो उसने अपनी माँ सविता को बताया कि उसका प्लेसमेंट हो गया है और उसे लाखों रुपए महीने के मिलेंगे। तो सविता खुशी से झूम उठी। तभी देवांश ने अपने पापा के बारे में पूछा कि माँ, पापा कहाँ गए, अभी तक आए क्यों नहीं। उसके बाद का सविता ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप रसोई में चली गई। रोहित बाहर से खिड़की के एक कोने से ये सारा नज़ारा देख रहा था। देवांश ने फिर रोहित को फ़ोन लगाया तो रोहित ने मैसेज लिखकर भेज दिया कि मैं अभी बिजी हूँ बेटा, थोड़ी देर में आता हूँ। सविता ने खाना बनाया और दोनों माँ बेटे ने मिलकर खाना खाया। इतने में रोहित भी आ गया तो देवांश ने कहा कि पापा, आप कहाँ चले गए थे, हमने आपका कितना इंतजार किया। रोहित मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं मेरे लाल। रोहित का इतना कहना था कि सविता उस पर भड़कते हुए बोली, फालतू की बकवास बंद करो रोहित। देवांश अगर सच में तुम्हारा बेटा होता तो इसकी खुशी में तुम जरूर शामिल होते, लेकिन तुम्हें तो अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, तो इसकी या मेरी खुशी तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। तो रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो तो सविता की परीक्षा लेने चला था, लेकिन वो तो खुद ही फेल हो गया। उसने सविता से माफ़ी मांगी। तब देवांश ने माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए दोनों के गले में हाथ डाला और बोला कि तुम दोनों का साथ है तो फिर मुझे क्या कमी है। कहकर सब लोग हंसने लगे। खैर, थोड़े दिन रहकर देवांश वापस शहर के लिए निकल गया। अब देवांश को काम करते करते 2 साल हो गए थे तो सविता अब अपने बेटे की शादी के सपने सजाने लगी। लेकिन देवांश ने तो उधर ही एक लड़की को पसंद कर लिया था। जब सविता ने रोहित से कहा कि वो भी देवांश के लिए लड़की देखना शुरू कर दे तो रोहित ने कहा कि पहले हम देवांश से इस बारे में बात करेंगे, तभी उसकी शादी की बात आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सविता का कहना था कि देवांश हमारा बेटा है, हम जो कहेंगे उसे वो मानेगा ही, इसीलिए उससे इस बारे में क्या पूछना। लेकिन रोहित को सविता की बात ठीक नहीं लगी, इसलिए पहले उसने देवांश से ही बात करना उचित समझा। ये सोचकर उसने देवांश के पास फ़ोन मिलाया और उससे इस बारे में वार्तालाप किया। तो देवांश अपने पिता को दोस्त की तरह ही मानता था, इसीलिए उसने उसे सारी बात सही सही बता दी। रोहित ने जब ये बात सविता को बताई तो वो बहुत नाराज हो गई और गुस्से में खाना पीना ही छोड़ दिया। रोहित ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर रोहित ने उसे सिर्फ एक ही शब्द बोला कि सविता, जो गलती तुम्हारे ससुर ने की थी वही गलती तुम भी कर रही हो। इतिहास फिर से दोहराने जा रहा है क्या। रोहित ने इतिहास दोहराने वाली बात कही तो सविता को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वास्तव में वो भी वही गलती करने जा रही है जो गलती उसके ससुर ने की थी। वो तो सही समय में रोहित मिल गया तो उसकी जिंदगी संवर गई, वरना वो क्या करती। ऐसा सोचकर उसने रोहित से कहा कि रोहित, वास्तव में तुम सही हो और मैं गलत, इसलिए तुमको जो सही लगे वही करो। तो रोहित ने देवांश के पास फ़ोन मिलाया और उसे कहा कि बेटा, एक बार उस लड़की से हमें भी मिलवा दो। तो देवांश ने खुशी खुशी हाँ कह दी और प्राची को अपने माँ पापा से मिलवाने के लिए ले आया। लड़की को देखते ही रोहित और सविता दोनों खुश हो गए, क्योंकि उसके बात करने का तरीका भी अच्छा था और देखने में भी सुंदर थी। इसीलिए थोड़े दिन बाद ही पंडित जी से मुहूर्त निकलवा कर उन दोनों की शादी कर दी। लेकिन जैसे ही प्राची शादी करके देवांश के घर आई तो वो कतई नहीं चाहती थी कि वो अपने सास ससुर के साथ रहे, इसीलिए वो तुरंत देवांश के साथ चली गई। थोड़े दिन बाद सविता बीमार हो गई। तो जब रोहित ने देवांश को सविता के बीमार होने की खबर दी तो प्राची बोली, क्या देवांश, छोटी मोटी बीमारी तो ऐसे ही होती रहती हैं, तो क्या उसी के लिए सोचते रहोगे। अरे मेरे माँ बाप को देखो, वे लोग कभी बताते हैं क्या कि हम बीमार हैं, और तुम्हारे माँ बाप को तो सिर्फ बहाना चाहिए। ऐसे ही प्राची और देवांश के बीच रोज ही तनाव की स्थिति बनी रहती थी। देवांश जब प्राची से रोज रोज के झगड़े से तंग आ गया तो एक दिन अपने पिता रोहित से कह दिया कि पापा, आपसे माँ की देखभाल जैसे होती है वैसे कर लो। अब माँ की मृत्यु का समाचार देने के लिए ही मुझे फ़ोन करना, वरना दोबारा फ़ोन मत करना। आपके इस रोज रोज के फ़ोन से मैं तंग आ गया हूँ। इत्तेफाक से
रोहित का फ़ोन उस दिन स्पीकर पर था, क्योंकि सविता ने ही फ़ोन स्पीकर पर रखने के लिए कहा था, ताकि वो भी देवांश की आवाज़ सुन सके। लेकिन सविता को भी क्या पता था कि देवांश ऐसा कुछ कहने वाला है। देवांश की ये बात सुनते ही सविता के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो वहाँ से उठी और अंदर कमरे में जाकर आज उसने आखिरी बार उस डायरी में लिखा कि मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे रोहित मिल गया, वरना मैं तो जीते जी ही मर जाती। क्योंकि जिस संतान को मैंने 9 महीने कोख में रखा, जिसके सहारे मैंने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, रोहित का बच्चा नहीं होने दिया ताकि दिनेश के बच्चे का प्यार कम ना हो जाए। और वही बच्चा आज मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। और जिसने अपने दोस्त के बच्चे को अपना नाम दिया, आज उसी बच्चे ने उसे इतना कुछ सुना दिया। आज मैं अपने फैसले से बहुत शर्मिंदा हूँ कि काश मैंने एक बच्चा रोहित का भी पैदा किया होता, तो कम से कम रोहित को अपना कहने वाला कोई तो होता। मेरे बाद रोहित का क्या होगा, यही सोचकर मुझे अपने आप में गुस्सा और शर्म दोनों आ रही हैं। प्लीज रोहित, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हारे अपराधी सविता। इतना लिखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसके आंसू टपक कर वहीं गिरे जहाँ उसका नाम लिखा था। उसने वो डायरी अलमारी में एक कोने में छुपा कर रख दी और फिर बाहर आकर रोहित से बोली, प्लीज़ रोहित, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। मैंने सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचा, तुम्हारे बच्चे के बारे में तो सोचा ही नहीं। और जो बच्चा अपनी सगी माँ का नहीं हुआ तो वो तुम्हारा क्या होगा। प्लीज़ रोहित, मुझे माफ़ कर देना। और तुमसे एक निवेदन है, मेरी चिता को अग्नि तुम ही देना, मेरे नालायक बेटे को हाथ भी मत लगाने देना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। कहते हुए सविता परलोक सिधार गई और रोहित उसे देखता रह गया। उसने अपने बेटे देवांश के पास फ़ोन किया और कहा, बेटा, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अब आखिरी बार तुम्हारे पास टाइम हो तो आ जाना। तभी प्राची ने देवांश के पास से फ़ोन लिया और बोली, वो क्या है ना पापा जी, आज हम दोनों को ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है, तो आपकी जान पहचान के वहाँ 2-4 लोग तो होंगे ही, उन्हें बुला लीजिए और कर दीजिए उनका अंत्येष्टि का क्रियाक्रम। कहकर प्राची ने फ़ोन काट दिया। देवांश प्राची की तरफ देखता रह गया। उधर रोहित ने सविता की चिता को अग्नि देकर उसके अंतिम इच्छा को पूरी की और सोचा कि अब सविता भी नहीं रही और ये घर दिनेश ने सविता के नाम से ही खरीदा था, तो कानूनन ये घर उनके बेटे देवांश का ही हुआ। इसलिए मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। उसने एक लिफाफे में एक पत्र लिखा कि देवांश बेटा, तुम्हारी माँ के जाने के बाद अब इस घर में रहने का मन नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। अब से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चाहे तो तुम इसे बेच सकते हो या फिर किराए से चढ़ा सकते हो। तुम्हारा लिखकर खाली जगह छोड़ दी और लिफाफे के बाहर अपना नाम लिखकर और घर की चाबी के साथ गार्ड को देकर वहां से चले गए। और देवांश को मैसेज कर दिया कि मैंने घर की चाबी गार्ड के पास रख दी है, इसलिए वो आकर अपना घर संभाल ले। मैसेज देखकर देवांश सोच में पड़ गया कि पापा ने ऐसा मैसेज क्यों किया और वो घर को छोड़कर कहाँ चले गए। वो तुरंत प्राची के साथ अपने घर आया तो गार्ड ने चाबी के साथ उसे एक लिफाफा भी दिया। तो उसने घर के अंदर जाते ही सबसे पहले वो लिफाफा खोलकर पढ़ा। उस पत्र को पढ़ते ही उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके आंखों में आंसू आ गई। देवांश की आंखों में आंसू देखकर प्राची बोली, अरे क्या हो गया, ऐसा क्या लिखा है इस पत्र में। तभी देवांश ने वो पत्र प्राची की तरफ बढ़ा दिया। प्राची उसे पढ़कर खुश हो गई और बोली, अरे बुद्धू, पापा ने इतना बड़ा घर हमें फ्री में दे दिया, और क्या चाहिए था हमें। देवांश ने उस समय बहस करना ठीक नहीं समझा, इसीलिए वो घर के सारे सामानों की फर्क करने लगा। उसने देखा कि माँ का सारा सामान, सोना चांदी, कपड़े, पैसे सब जैसे के वैसे रखे हुए थे। तभी उसके सामने अपनी माँ की वो डायरी आई जो उसकी माँ ने उसमें सब कुछ लिखा था। तो देवांश को आश्चर्य हुआ कि क्या माँ डायरी भी लिखती थी। वह उसे खोलकर पढ़ने लगा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा और वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी प्राची ने पूछा कि अब क्या हुआ देवांश, अब तुमने ऐसा क्या देख लिया कि इतना रो रहे हो। तो देवांश कुछ नहीं बोला, बस रोए जा रहा था। तभी प्राची ने देखा कि उसके हाथ में एक डायरी है, तो उसने वो डायरी ली और उसे पढ़ने लगी। उस डायरी को पढ़कर प्राची भी वहीं पर
ऐसी जड़वत हो गई मानो उसे सांप सूंघ गया हो। उसने देवांश से कहा, तो देवांश, क्या रोहित अंकल तुम्हारे पापा नहीं हैं? हाँ प्राची, रोहित अंकल मेरे पापा नहीं हैं। उन्होंने कभी मुझे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि वो मेरे सौतेले पिता हैं, और आज सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करके खाली हाथ निकल गई। प्राची, जो कभी मानवता को जानती ही नहीं थी, वो भी कहने लगी कि देवांश, इंसानियत के नाते ही सही हमारा फर्ज बनता है कि हम रोहित अंकल को ढूंढें और उनको अपने साथ रखें। हाँ प्राची, तुम सही कह रही हो, देवांश ने कहा, और दोनों रोहित को ढूंढने के लिए निकल गई। लेकिन वो लोग थोड़ी दूर गए थे कि तभी उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे भीड़ लगी है। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी और पूछा कि यहाँ क्या हुआ है। तो किसी ने बताया कि कोई आदमी पैदल जा रहा था, शायद भूखे प्यासे होने के कारण उसे चक्कर आ गया है, तो वो बेहोश होकर गिर गया है। तभी देवांश ने उसके पास जाकर देखा तो वो घबरा गया कि ये तो उसके पिता रोहित ही हैं। उसने तुरंत उन्हें गाड़ी में बिठाया और अस्पताल लेकर गया। लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टर ने बताया कि इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं। तो देवांश वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगा और अपने पिता से कही गई बात पर पछताने लगा कि काश उस दिन मैंने ये ना कहा होता कि मुझे मेरी माँ के मरने का ही समाचार देना, तो शायद आज मेरे माँ और पापा दोनों जिंदा होते। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।